नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। जब बच्चा समझ के मैंने छोटे देवर को एक रात अपने कमरे में सुलाया, मेरे देवर ने जो किया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध होता भी है तो वो एक संयोग समझें। इस कहानी का उद्देश्य शिक्षा देना ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर में मेरा छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी बच्चा समझकर उसे गले लगा लेती थी। वो रोज रात को मेरे कमरे में आता और खूब बातें करता था। जब मेरे पति रात को घर आ जाते तो वो अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया, और जो मेरे देवर ने किया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ मेरी शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में लेकर आई। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी विजय के साथ मंगनी हुई है तब से ये मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीनों के अंदर की शादी ने मुझे बौखलाकर ही रख दिया था। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया था। राघव काफी शर्मीला सा लड़का था, चोर नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़कियों की तरह कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरा देवर बस मुस्कुराकर इस बात पर सिर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। विजय की 2 छोटी बहनें थी। उनसे छोटा मेरा देवर राघव था। विजय बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे, और ससुराल वाले भी बहुत प्यार करने वाले थे। देवर को छोटा भाई समझकर मैंने पहले उससे बात करनी शुरू की थी। वो था तो 15 साल का, लेकिन भरे हुए बदन और ऊंचे कद की वजह से बहुत बड़ा लगता था। बहुत जल्दी वो मुझसे घुल मिल गया था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देख के उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर ना जाने कुछ शक होने लगा। मैंने उसे प्यार से पूछा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था और ना में सिर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी नहीं तो भाभी, कुछ भी नहीं। भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो चैनल लगाओ। जब उसने उस चैनल को लगाया जो वो देख रहा था, मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं सुन्न हो गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने गुस्से से राघव की तरफ देखा और बोला, तुम ये देखते हो टीवी पर? मैं रात को तुम्हारे भाई से बात करूंगी। वो मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया था। मना करने के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, ये देख के तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? इतनी डरावनी शक्ल सूरत देखते हो तुम? वो कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई थी। मुझे मेरा ससुराल सीधा साधा ही लगता था। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी सिर्फ एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिसे सोचकर ही एक औरत डर से कांपने पर मजबूर हो जाए। मेरे भाई बहन में मैं सबसे छोटी थी, इसीलिए मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते, और जब मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहते कि तुम छोटी हो, हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम,
मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे राघव को देखकर मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नज़रों में कुछ नहीं थी, इसीलिए मुझे लगा कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ ही रहती थी, इसीलिए मैं अपनी नंदों से ज़्यादा राघव की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बना देती थी, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी, उसके साथ खेल भी खेल लेती थी, ताकि जो तकलीफ मैंने सही है वो राघव ना सहे। एक दिन वो मेरे कमरे में आया तो विजय के आने का वक्त हो गया था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहन के मेकअप कर रही थी। जब राघव मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठा के मुझे पकड़ाकर कहने लगा, भाभी ये लगाओ, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक ले ली और ये सोच लिया कि ये तो छोटा बच्चा है, इसका दिल क्यों तोड़ा जाए। लेकिन वो तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहते हुए धीरे से मेरे गले लग गया। पहले तो मैं उसकी इस हरकत से हड़बड़ा सी गई। मेरा दिल थम सा रह गया। मैंने फौरन उसे खुद से पीछे कर दिया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया था। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने गर्दन झुकाकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, अपनी सोच छोटी लगने लगी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग गया था और मैं कितना गलत सोचकर बैठी थी। इसीलिए अगले दिन मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी। अब वो पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता था। मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता था, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे ये कहता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि खाली समय इंसान का खुला दुश्मन होता है। और मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था, वो छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता है, बड़ी बहन समझता है, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वो मेरे साथ खड़ा रहता तो कद में मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। एक दिन वो स्कूल से घर आया था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। सीधा किचन में आया और मेरे साथ काम करने लग गया। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं किचन की गर्मी में रोटी बनाते वक्त पसीने से भीगी हुई चूल्हे के सामने खड़ी थी। राघव, पीछे खड़े रहो, मुझे देख नहीं रहे हो, मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने ऐसे टोका तो पीछे हट गया। कहने लगा कि आप क्यों हर वक्त इतना काम करती रहती हो, कभी तो काम से छुट्टी लिया करें। उसने बात को बदल दिया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर एक इंसान के दिल में घर कर जाऊं। यही कारण था कि मैं अपने गुस्से को भी निगल जाती। इसीलिए राघव की इन हरकतों पर नाराज होने की बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहने लगी, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं जरूर छुट्टी करूंगी और फिर वही काम करेगी। मेरी इस बात पर वो कहने लगा कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी ही लेकर आना, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह कहते हुए वह मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था। मुझे उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हट गई। फिर वो बोला, मेरा बस चले ना, मैं आपसे काम भी ना करवाऊं, रानी बनाकर रखूं, इतनी अच्छी लगती हैं आप मुझे।
मेरे दिल की धड़कनें मानो किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह बेकाबू हो गई। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी विजय ने भी नहीं की थी। वो एकदम से मुझसे पीछे हट गया। उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। वो कहने लगा कि आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वो नवाब थोड़ी हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती है और दोनों बहनें बैठ के टीवी देखती रहती हैं। वो बात को बदलने में शायद माहिर था। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकल गया। मुझे अब उसकी नजरें चुभने सी लगी थी। मैंने एक बार विजय से कहा कि राघव अब बड़ा होता जा रहा है, उसे बैठने उठने का ढंग होना चाहिए कि किसी के साथ कैसे रहते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जैसे वो माँ के गले लग जाता है वैसे मेरे भी गले लग जाता है। विजय, मुझे ये सब बुरा लगता है। मैंने ये बात विजय से इसलिए की थी कि वो राघव को समझाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नजर में बुरी बन जाऊं। हाँ, अगर विजय राघव को मना करते तो जरूर किचन में आना बंद कर देता, क्योंकि बहू के बदले से रवैये को ससुराल में सब लोग चार आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पे ये इल्जाम लग जाता है कि बहू अकेले रहना चाहती है। लेकिन विजय तो मेरी बातें सुनकर हंसने लगे। वो कहने लगे कि वो तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है और तुम हो कि बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। इस बात को आम समझकर उन्होंने छोड़ दिया। मैं अब यही सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसको छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नजरें और बातें अजीब सी होती हैं। ये बात तो माँ भाई बहन को समझानी चाहिए थी कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना जरूरी होता है। ये बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही तो वो भी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम हो ही इतनी अच्छी। विजय के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो यही दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास ने इस बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया। मैं चुपके से चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति ने इस बात को हल्के में लेने का परिणाम मैंने बहुत बुरा सहा। मैंने खुद से यह सोच लिया था कि मैं खुद ही राघव से फासला कायम रखूंगी। मैंने राघव के कमरे में जाना छोड़ दिया। उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। यह बात उसने भी महसूस की थी। एक बार मुझसे कहने लगा कि क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं तो। कहने लगा फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा बस आजकल काम में ज्यादा व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए। मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर जो ये काला तिल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि उसे देखता रहूं। मैंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वह संभल सा गया और फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ सुस्त सी हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। जब विजय मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अब किचन का सारा काम मेरी दोनों नंदें और सास संभालने लगी थी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था। एक रात मेरी सास, पति और ननंद रिश्तेदार की शादी में जाने को तैयार थे, लेकिन शादी दूसरे गांव में थी। डॉक्टर ने मुझे सफर के लिए मना किया था और राघव ना जाने क्यों एग्जाम की बात करके घर पर ही रुक गया था। कहने लगा कल स्कूल में एग्जाम है, मैं नहीं जा पाऊंगा।
मैं अपनी माँ के घर जाने का सोच रही थी, मगर राघव की वजह से सास ने मुझे कहा, रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी। मैं यही चाहती थी कि बहू होने का फर्ज जितना हो सके उतना मैं अदा कर सकूं, इसलिए मैं सास की बात मान गई और रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। दरवाजा भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर विजय और सास भी शादी से निकलने वाले ही थे कि अचानक से बारिश के काले बादल रात को और भी अंधेरा कर गए। ऐसी तूफानी बारिश शुरू हो गई कि विजय ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, हम सुबह ही पहुँच पाएंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि राघव को बादलों की गरज और तेज बारिश से बहुत डर लगता है, वो अकेला डर न जाए, इसीलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भला उसे अपने कमरे में क्यों सुलाने लगी। मैंने कहा, विजय, वो इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे राघव को अपने कमरे में सुलाना ठीक नहीं लग रहा था। विजय इस बार गुस्से में बोले, ये क्या, तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की रट लगाती रहती हो। वो बच्चा ही है, उसकी सोच बच्चों जैसी ही है। मेरे साथ कृपया करके बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वो करो। विजय ने फोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर राघव को कमरे में नहीं बुलाया और मैं सो गई। रात को न जाने वह कौन सा पहर था जब बादल इतनी जोर से गरजे कि जैसे कहीं बिजली गिरी हो। मैं भी डर के मारे उठकर बैठ गई थी। साथ में लाइट भी चली गई थी और अचानक मेरा दरवाजा इस तरह से जोर जोर से खटका कि मैं डर के मारे उछलकर ही रह गई थी। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं राघव हूँ भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंधेरे में अंदाजा लगाते हुए दरवाजे तक पहुंची। मेरी कमर में तकलीफ थी और कुछ दिन से मैं कमजोरी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में टार्च पकड़ के राघव डरा हुआ सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है भाभी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। फिर विजय ने भी कहा था कि उसे अपने कमरे में सुला देना। वो इस वक्त एकदम से डरा हुआ सा लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। यह कहकर वो मेरे गले लग गया। वो इस वक्त हद से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाया, नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं ऐसे ही समझा रही थी कि मुझे महसूस होने लगा कि उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी गिरफ्त में लेने हुए मजबूर होने लगे थे। मुझे लगा कि डर के मारे उसने मुझे माँ या फिर बड़ी बहन समझ के मुझे पकड़ रखा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर अजीब तरीके से चलने लगे। मुझे झटका सा लगा। उसकी एक पकड़ और मेरी कमर पर उसकी चलती हुई उंगलियां मुझे और ही कुछ समझा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे मेरे वजूद पर अंगारे से सुलगने लगे हों। मैंने उसे धकेलकर खुद से अलग किया। तभी अचानक से लाइट भी आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान अब थम चुका है। राघव की तरफ देखा तो उसका बर्ताव बदला हुआ सा लगने लगा। वो जरा सा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अब जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान भी थम चुका है। लेकिन वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक थमा ही नहीं है। एक बार वो थम जाए तो चला जाऊंगा। उसकी बातें सुन के मैं थम सी गई थी। वो कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी हरकतें कुछ भी बचकानी नहीं थी। वो मेरे करीब आने लगा। राघव, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? होश में तो हो तुम? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा।
कहने लगा, कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 ही बहनें हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके साथ मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी जैसे कोई मेरे कानों में गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। राघव में और एक हवस वाले मर्द में फर्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नजर रखते हो। मैं चिल्ला कर बोली, लेकिन वह बिना डर के मेरे सामने खड़ा रहा। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा ही कब था? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने कई बार आपको ये बताया भी है। आप शायद भूल रही हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं उसके आगे बेबस लग रही थी। मैं पेट से भी थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी अंधेरी की तरफ बढ़ रही थी। मेरा रोना, उसके आगे बेबसी से हाथ फैलाना, इनकार करना, कुछ भी मेरे काम नहीं आया। वो रात मेरे लिए एक काली रात बनकर आई थी। उसने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी थी। मैं बहुत रो रही थी। राघव ढीठ बनकर मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो होने वाले अंजाम की आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी। उस वक्त मैं 2 तकलीफों को सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था और दूसरी मेरी रूह भी काट उठी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल के मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात विजय को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी कि तुम जैसे कमीने को बच्चा समझते हैं। वो मेरी इस बात पर घबराया नहीं, बल्कि कहने लगा कि आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन आपकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपने आप को बचाना चाहती हैं तो अपनी जुबान बंद रखें। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा तो कमरे से बाहर वो चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। डोरबेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागते हुए बाहर आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने विजय, मेरी सास और नंदे खड़ी थी। मैं विजय के गले लगकर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द भी बढ़ने लगा था। दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं दर्द से तड़पने लगी। विजय परेशान से हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो राघव मेरे पास बैठा था और मेरी सास मेरे सिर के पास बैठी थी। वो कहने लगी, बहू, जब तुम्हें कहा था कि आराम करना है तो क्यों घर के सारे काम कर रही थी? खाना तो हम बनाकर ही गए थे। देख लिया तुम्हारे काम करने का नतीजा। भगवान ने तुम्हारे बच्चे को बाल बाल बचा लिया, या अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ राघव ने ही बोला था कि मैं घर के काम कर रही थी। मैं रोने लगी और बोली, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले मैं कुछ कह देती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरी नंदे राघव के साथ अंदर आ गई। राघव शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैं तो समझा था माँ कि भाभी बहुत बहादुर होगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। बारिश इतनी गिरी कि रात भर मुझे इन्हें संभालना पड़ा। अब भी सब लोग उसकी बात को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर विजय को सब सच सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने विजय को सारा सच बताया तो विजय ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहने लगे, तुमने मेरे छोटे और मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है, उसे इस बात का कुछ पता भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि मैं तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहूँगा। मैं तुम्हें सच्चा कहकर अपने परिवार से अलग नहीं हो जाऊंगा। अगर मेरे बच्चे की माँ
ना बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्जाम लगाने वाली। मैं आप फटी फटी आंखों से विजय की तरफ देख रही थी। क्या वो यही विजय थे जो कभी मुझसे मोहब्बत करते थे, या फिर उनकी वो मोहब्बत इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भय की हरकतें हंसकर बर्दाश्त करती थी। मेरी घर में क्या जगह थी ये आज मालूम पड़ गया था। मैंने जो अब तक किया था वो सब बेकार हो गया था। उन्हें कभी भी मेरी इन बातों पर भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर ज्यादा भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला किया। विजय ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे बैग उठाए हुए देखकर बोली, कहाँ जा रही हो बहू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। विजय उल्टा माँ जी से कहने लगे, जाने दें उसे, उसका दिमाग खराब हो गया है, यह पागल हो गई है। मायके जाकर शायद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। यह ना तो कोई पति पत्नी के बीच होने वाली आम लड़ाई थी और ना ही कोई आम बात थी जिसे मैं यूं भूलकर बैठी रहती। मैंने रिक्शा पकड़ी और अपने मायके आ गई। मैंने अपनी माँ पिताजी को इस घटना के बारे में बता दिया तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम कैसी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इन बातों को समझ नहीं सकी कि जब अकेले रहते हैं तो अजनबी यानी कि गैर मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वह अपना देवर ही क्यों ना हो। देवर को अपना करीबी रिश्तेदार समझकर कभी भी तन्हाई में उससे बातें भी नहीं करनी चाहिए। देवर और भाभी के बीच में ऐसे एकांत में होने वाली मुलाकात बाद में तकलीफ भी दे जाती है। तुमने कैसे उसे करीब आने दिया? मेरी माँ मुझसे कहने लगी, जब तुम्हें उसके बर्ताव में कुछ अलग महसूस हो रहा था तो तुम्हें शुरू से ही उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी, वरना ये जो बात जो मुझे अब बता रही हो वो पहले कह दी होती तो मैं तुम्हें समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुमने तो अंजलि अपना घर ही बर्बाद कर लिया। अपने घर वालों को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ खो चुकी हो। मेरी माँ भी अब मुझ पे गुस्सा कर रही थी, पर क्या सिर्फ मेरा ही कसूर था? मैंने तो विजय से भी बात की थी और अपनी सास से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और दोनों के बीच फासला भी जरूरी होता है। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। वह राघव ही था। कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ। मैं ये आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। असल में मुझे मेरे दोस्त गंदी फिल्में दिखाते थे। एक दिन जब आपने मुझे चैनल बदलते देखा था तब मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि वो गंदी फिल्म ही देख रहा था। बस ऐसी चीजें देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दीजिए और वापस लौट आओ। ये मैंने कहा, जो तुमने किया वो गलती नहीं गुनाह था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है जो तुम्हारी दिन भर की हलचल पर नजर नहीं रखते हैं और आंखें बंद करके तुम्हें बच्चा समझ बैठे थे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। मुझे बेटा हुआ और मैंने विजय से तलाक ले लिया। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। इस दुनिया में इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि हर कोई इंसान ऐसा ही होता है जो देवर और भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को नहीं समझता। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलूंगी नई कहानी के साथ। सी यू सून।